सीमा प्रसाद, जो अतीक को जानते हैं वो अतीक के चकिया वाले इस दफ्तर को भी जानते हैं जो बुलडोज किया जा चुका है। लेकिन 48 घंटे पहले यहां से एक सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आती है जो पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने आप तक पहुंचाई। अब उस खबर में अपडेट ये है कि एफएसएल की रिपोर्ट जो सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंची है उसका कहना यह है, उसके मुताबिक ये है कि वो इंसानी खून है। तो आखिर इंसानी खून है तो किसका है, क्या हुआ था यहाँ? क्योंकि एक महिला के दुपट्टे का भी जिक्र है, वहाँ एक ऐसा कपड़ा था जिसमें खून के धब्बे थे और वो एक महिला का होना माना जा रहा था। अब ये सब कुछ पुलिस को जांच करना है, पुलिस को ही पता लगाना है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये खबर क्यों सबके लिए कौतूहल का विषय है। अतीक के दफ्तर में मिला इंसानी खून किसका? एफएसएल की रिपोर्ट में हुआ बड़ा पर्दाफाश। अतीक के दफ्तर में किसी महिला का मर्डर हुआ। खूनी चाकू, खून से सनी हुई कुर्ती, टूटी हुई चूड़ियां। सवाल ये कि क्या अतीक के दफ्तर में किसी महिला का कत्ल हुआ? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि अतीक के खूनी बंगले में जो लाल धब्बों के निशान थे वो इंसानी खून ही है। सूत्रों के मुताबिक खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने अतीक के दफ्तर के आसपास मौजूद क्लिनिक और अस्पताल संचालकों से इस संबंध में पूछताछ भी की। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये खून यहाँ कैसे आया, क्या किसी महिला के साथ खूनी खेल हुआ? अतीक के दफ्तर पर छापेमारी के बाद दूसरी मंजिल से छत तक 9 जगह खून के धब्बे मिले थे। पहली मंजिल पर किचन से लेकर सीढ़ियों पर बिखरे पड़े थे। यही नहीं, कपड़ों और दीवारों पर भी खून के छींटे थे। फर्श पर एक चाकू भी मिला था, उसमें भी खून लगा हुआ था। अतीक के दफ्तर में जगह जगह पुलिस को खून के धब्बे मिलते हैं। एक महिला के कपड़े पर खून के निशान होने के बाद पुलिस का शक गहरा जाता है और पुलिस इस तरीके से जांच कर रही है कि कहीं किसी महिला के साथ खूनी संघर्ष तो नहीं हुआ है। अतीक के दफ्तर में विवाद किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, अतीक के ही दफ्तर में क्यों हुआ, इसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस आसपास के क्लिनिक, अस्पतालों में जाकर पता लगा रही है कि क्या पिछले कुछ दिनों में किसी घायल महिला का इलाज हुआ है या किसी महिला की डेड बॉडी कहां मिली है। आशंका तो ये भी है कि महिला की हत्या के बाद उसका शव कहीं ठिकाने लगा दिया गया हो। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या किसी घायल महिला का इलाज हुआ या किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस को आशंका तो ये भी है कि महिला की हत्या के बाद उसका शव कहीं ठिकाने लगा दिया गया हो। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अतीक और अशरफ भले कहने भरपूर नहीं हो, लेकिन जो उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया है वहां तक पहुंच किसकी है? फिलहाल ईडी की भी है। ईडी उन तमाम जगहों पे छापेमारी कर चुकी है, उन लोगों की पहचान कर चुकी है जो आर्थिक तौर पर मजबूती देते थे अतीक को। हालांकि ऐसे लोगों की जो कोशिश है वो ये कि शेल कंपनियों के जरिए 150 करोड़ की जो राशि है उस काले धन को, उस बेनामी संपत्ति को ये सफेद कर सके। हालांकि ईडी के रडार पे है, ईडी को सब कुछ मालूम है, सारे डिटेल्स पता है कि कहां से इन तक पैसा पहुंचता था, कितनी ऐसी संपत्ति है जो कि बेनामी संपत्ति है। लेकिन अब इस बात एक बार फिर फोकस करेंगे हम उस शाइस्ता परवीन पर जो कि अभी भी फरार चल रही है। कहा तो ये जा रहा है कि उसकी फरारी में, उसके भागने में जो मददगारों की भूमिका है वो बहुत बड़ी है। 7 ऐसे वकील हैं जो अभी तक उसको मदद पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे मददगार हैं जिन्होंने जगह जगह पर, यानी अगर वो प्रयागराज है, कछार के इलाकों में है, या यहाँ से वो दूसरे प्रदेश में है, या फिर वो भागने के फिराक में है नेपाल के रास्ते या बांग्लादेश के रास्ते, तो इसमें भी ये मददगार उसको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर है। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने और पति अतीक की हत्या के बाद भी शाइस्ता का
सामना नहीं हुआ है। दावा ये किया गया है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आएंगे। यही वजह है कि पुलिस ने शाइस्ता की तलाश अब तेज कर दी है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही मोस्ट वांटेड और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें जुटी हुई हैं। शाइस्ता की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। इसी कड़ी में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने यूपी में कौशाम्बी के 2 गांवों में दबिश दी। दावा है कि इस दौरान वहां से 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। कौशाम्बी पुलिस यानी कि यूपी पुलिस जो है, इसके साथ एसटीएफ ने ये क्षेत्र और इससे पीछे के जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि 1 घंटा ये सर्च ऑपरेशन रहा और साथ ही सूत्रों के हिसाब से अगर बताएं तो ये बताया गया है कि 4 महिलाएं और 5 पुरुषों को डिटेन भी किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से दूर है। फरार चल रही शाइस्ता पर पहले 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। अब खबर ये है कि उस पर इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक कई घरों की तलाशी ले चुकी है। शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। असरावल खुर्द गांव में इस वक्त मौजूद हैं लोग, यहाँ पर हमारे साथ हैं। पुलिस क्या यहाँ आती है? जी मैम। अब कितना रेगुलर आ रही है, कब से आ रही है? अरे हफ्ते से आ रही है। हफ्ते से आ रही है, हर रोज आती है? शाम को आती है। बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए शाइस्ता परवीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि वो ऐसे किसी शख्स से मुलाकात भी नहीं कर रही है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हो, क्योंकि इससे पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता सिर्फ आमने सामने ही बातचीत कर रही है और अपने करीबियों को ही मैसेज पहुंचा रही है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और कई बुर्के वाली महिलाएं उसके इर्द गिर्द रहती हैं। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने वालों में अतीक और अशरफ के साथ जिस महिला का नाम सबसे प्रमुखता से आया वो थी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता अपने पति को दफनाते वक्त मिट्टी देने भी नहीं पहुंची। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता खास मिशन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता खुद अतीक के काले साम्राज्य को संभालना चाहती है। वो अतीक की अवैध कमाई समेटना चाहती है, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि जिन लोगों के पास अतीक अहमद की काली कमाई है वो उसे देने से कहीं इनकार न कर दें। ऐसे में शाइस्ता परवीन अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन सारे पैसे को अपने पास लेना चाहती है और यही वजह है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब तक उसके पास पहुंचती है वो अपनी लोकेशन बदल देती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की फैमिली की मुश्किलें बढ़ी हुई है। इसके साथ ही अतीक के गैंग के कई मेंबर फरार हैं। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे पर छापे मार रही है और एक एक करके अब हम आपको अतीक के पूरे परिवार के बारे में बताएंगे। ये अतीक गैंग का भागम भाग किस तरीके से है। देखिए, शाइस्ता परवीन ये अतीक अहमद की पत्नी है जो अभी फरार चल रही है। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन अभी तक ये पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है जैनब फातिमा का। ये अशरफ की पत्नी है। अतीक अहमद का भाई अशरफ जो कि एनकाउंटर में मारा गया, उसकी पत्नी जैनब ये भी फरार है। इसके अलावा हम बात करें आयशा नूरी की, ये अतीक की बहन है, ये भी फरार है और इस पर भी इनाम रखा गया है। एक एक करके हम आपको अतीक के परिवार के बारे में बता रहे हैं। अब अगला नंबर आता है अतीक की भांजी का, उंजिला नूरी का। इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम जो कि पेशेवर अपराधी है, इसकी भी लोकेशन बार बार ये बदल रहा है। पुलिस अभी तक इसको ट्रेस नहीं कर पाई है। फिर इसके बाद नंबर आता है सद्दाम का जो कि अशरफ का साला है, ये भी अभी नहीं मिल रहा है। अरमान की बात करें, अतीक का शूटर, ये भी अभी तक फरार है। तो कई ऐसे मेंबर्स हैं जिस पर पुलिस की नजर है लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसके बाद बात आती है साबिर की, ये अतीक का शूटर है। तो एक एक करके हम अतीक के परिवार के बारे में आपको बता रहे थे और पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ऑपरेशन जानू, ठीक सुना आपने, यही नाम दिया था उमेश पाल हत्याकांड को लेकर इस पूरे गैंग ने।
राकेश नाम का जो अतीक का सहयोगी है, जो हेल्पर है, उसका ये कहना है, उसने ये जो खुलासा किया है कि उमेश पाल मर्डर केस से एक दिन पहले क्या करते हैं, शाइस्ता और असद शूटर्स के साथ पार्टी करते हैं बाकायदा, और ऑपरेशन जानू को हर हाल में सक्सेस करने की कोशिश करते हैं। 11 फरवरी को बरेली की जेल में शूटरों के साथ अतीक के भाई अशरफ की मीटिंग हुई। 9 लोगों के साथ अशरफ ने मर्डर के प्लान का खाका जेल के भीतर शूटरों को समझाया और इसके ठीक 13वें दिन उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पूरे शूटआउट को प्लान के मुताबिक अंजाम दिया गया। लेकिन इन दो घटनाओं के बीच में जो 12 दिन थे, उन 12 दिनों में क्या हुआ? 12 दिन तक शूटर क्या कर रहे थे? अब उसका सच भी सामने आ चुका है। शूटआउट से पहले शूटरों की पार्टी, ऑपरेशन जानू से पहले जश्न, शाइस्ता की मौजूदगी में आखिरी मीटिंग। प्रयागराज के जिस शूटआउट को अतीक अहमद एंड कंपनी ने नाम दिया ऑपरेशन जानू, उसका खाका तैयार किया गया था 23 फरवरी को, यानी कि शूटआउट से चंद घंटों पहले। और इसको लेकर जो मीटिंग की गई थी उसमें अतीक अहमद का बेटा असद और अतीक की पत्नी शाइस्ता भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज शूटआउट के बाद जब पुलिस ने अतीक के घर पर काम करने वाले हेल्पर राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो वो सच सामने आया जिसने न सिर्फ शूटआउट में शाइस्ता की भूमिका को साफ कर दिया, बल्कि कत्ल की कहानी की एक एक कड़ियां जुड़ती चली गईं। हेल्पर राकेश ने बताया कि 23 फरवरी की रात शूटरों की पार्टी हुई थी। ये पार्टी प्रयागराज के चकिया में हुई थी। पार्टी में अतीक का बेटा असद और सभी शूटर मौजूद थे। पार्टी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। अतीक के घर काम करने वाले हेल्पर राकेश के बयान की पुष्टि एक व्हाट्सएप चैट करती है। ये व्हाट्सएप चैट 23 फरवरी की है। बताया जा रहा है कि असद ने पार्टी के लिए कुछ सामान लाने की लिस्ट व्हाट्सएप पर भेजी थी। पार्टी के लिए सामान हेल्पर राकेश और अतीक का नाबालिग बेटा लेने गए थे। पुलिस ने राकेश के फोन से वो व्हाट्सएप चैट भी बरामद की है। राकेश ने पुलिस को ये भी बताया कि असद अहमद ने कहा था कि ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचाना है, लिहाजा आज रात घर पर तमाम मेहमानों के साथ पार्टी होगी। इस पार्टी के बाद अगले ही दिन ऑपरेशन जानू को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। उधर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। अब एक बार फिर से इस हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस पूछताछ में अतीक अहमद के हेल्पर राकेश ने बताया कि अतीक एंड कंपनी ने उमेश पाल शूटआउट को ऑपरेशन जानू नाम दिया था। उमेश पाल की हत्या से पहले एक पार्टी हुई थी। एक दिन पहले 23 फरवरी को यह पार्टी हुई थी। शाइस्ता, परवीन और असद इस पार्टी में मौजूद थे। सभी शूटर पार्टी में शामिल हुए थे। अतीक के नाबालिग बेटे भी पार्टी में थे। दरअसल प्रयागराज की चकिया में यह पार्टी हुई थी। अतीक के बेटों के मोबाइल से इस बात के सबूत मिले हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं अतीक के बारे में। अतीक नाराज चल रहा था यूपी सरकार जिस तरीके से उसके ऊपर एक के बाद एक एक्शन ले रही थी, और ये नाराजगी उसकी थी उमेश पाल मामले को लेकर। हालांकि 2012 अगस्त महीने की एक ऐसी चिट्ठी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है, जिस चिट्ठी को तत्कालीन गृह सचिव को भेजा गया जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी। और इस चिट्ठी में मांग ये रखी गई है अतीक की तरफ से कि उमेश पाल अपहरण कांड, जिस मामले में उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उस मामले से अतीक और अशरफ दोनों का ही नाम हटा लिया जाए। लेकिन उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था, और जब हालिया दिनों में एक्शन हो रहा था उसके बाद नाराजगी में, गुस्से में उसने क्या किया, उमेश पाल हत्याकांड घटना को अंजाम दिया। माफिया डॉन अतीक अहमद ने 2012 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव को यह पत्र लिखा था। इस पत्र में जिक्र था कि उमेश पाल अपहरण कांड फर्जी है। इसमें अतीक, उसके भाई अशरफ समेत सभी नामजद लोगों को फंसाया गया है। इस पत्र में इस बात का जिक्र था कि इस मुकदमे की वजह से उसके परिवार की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में इस मुकदमे को बंद करा दिया जाए। हालांकि मुकदमा तत्कालीन सरकार ने बंद नहीं कराया था,
बीते दिनों जब अतीक और अशरफ को रिमांड पर लिया गया तो उन्होंने पुलिस के सामने इस बात को स्वीकारा था कि उन्होंने कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। ऐसे में योगी सरकार एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, दूसरी तरफ अतीक का जो सियासत और जो दबदबा था वो खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से तैश में आकर अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करा दी। इस वक्त हम सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये कम से कम उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं है कि एक माफिया अपने रसूख का, अपने हनक का इस्तेमाल करे और उमेश पाल की नाराजगी में मर्डर करवा दे और सरकार और जो जांच एजेंसियां है या फिर यूपी एसटीएफ है वो चुप बैठे। ये बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए दीमा, इस वक्त मेरे पास वही चिट्ठी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए 17 अगस्त 2012 को ये चिट्ठी लिखी गई थी और यहाँ साफ साफ चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है अतीक अहमद पूर्व सांसद, अतीक अहमद पूर्व सांसद। और इसका जो कार्यालय का जो एड्रेस है वो चकिया वाला एड्रेस है, जो चकिया में जो उसका कार्यालय है जहाँ से लगातार आप एंकरिंग कर रही हैं, ठीक उसी ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि उमेश पाल अपहरण मामले में जल्द से जल्द मुकदमा खत्म कराने के संबंध में इस चिट्ठी को लिखी गई है। तत्कालीन गृह सचिव को लिखी गई थी 2012 में, अगस्त 2012 में। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस तरीके से उमेश पाल अपहरण मामला लगातार चल रहा है और जिस तरीके से उसका यानी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों समेत कई लोगों के नाम इसमें दर्ज है, इससे उसकी छवि धूमिल हो रही है। तो 2012 में अतीक अहमद द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी और आज की जो पुलिस थ्योरी है, जिस तरीके से पुलिस बार बार ये कहती रही है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो बादशाहत था वो खत्म हो रहा था उमेश पाल की वजह से, इसी वजह से उमेश पाल की हत्या हुई है। तो साबरमती जेल जब यूपी पुलिस गई थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद और जब बयान लिया गया था अतीक अहमद का, तो अतीक अहमद ने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि हाँ उसकी बादशाहत खत्म हो रही थी उमेश पाल की वजह से, वो भी खासतौर से प्रयागराज। अतीक ने नाराजगी दिखाई और नाराजगी दिखाते हुए सरकार की कार्रवाई को लेकर उसने क्या किया, उमेश पाल का मर्डर करवा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने अपने परिवार के एक एक सदस्य, जिसमें उसका बेटा असद जो कि इनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, इसके अलावा उसके नाबालिग बच्चे, सब के सब या तो सलाखों के पीछे या फरार चल रहे हैं। लेकिन असद जो कि अपराध की दुनिया में नया नया कदम रखने की कोशिश कर रहा था, उसकी क्या प्लानिंग थी? उसकी ये प्लानिंग थी कि मैं दिन दहाड़े सड़क पर ताबड़तोड़ हमले करूंगा, गोलियां चलाऊंगा, तो मैं अपराध की दुनिया में दूसरा अतीक बन जाऊंगा। बेखौफ गोलियां चलाता असद का ये वीडियो, जिसने अशरफ की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अशरफ ने भतीजे असद को पुलिस से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई थी। असद को गाड़ी में ही रहने की हिदायत दी गई थी। उसे मंकी कैप पहनकर गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा गया था, लेकिन असद ने गाड़ी से बाहर निकलकर सारे प्लान पर पानी फेर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस को मंकी कैप मिल गई है। पुलिस को यह भी पता चला है कि हत्या से पहले असद ने अपना मोबाइल और एटीएम अपने पास से हटा दिए थे, ताकि पुलिस को उसके मोबाइल लोकेशन के बारे में पता न चल सके। असद ने अपना मोबाइल और एटीएम कार्ड लखनऊ के अपने खास गुर्गे आतिन जफर को दे दिए थे। ये तय हुआ जब असद उमेश को गोली मारेगा, तब आतिन जफर ठीक उसी वक्त लखनऊ में असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकालेगा। हुआ भी ऐसा। आतिन जफर ने ऐसा ही किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी साजिश रची गई थी। पुलिस को एटीएम की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस सीसीटीवी फुटेज में आतिन जफर एक एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो एटीएम कार्ड दिख रहा है वो अतीक के बेटे असद का ही है। आतिन ने उमेश हत्याकांड के दिन यानी 24 फरवरी को रात 9:12 पर एटीएम से 10,000 रुपए निकाले। कि अशरफ ने असद को बचाने के लिए प्लान तो फुल प्रूफ तैयार किया था, लेकिन असद की एक गलती ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। चौबीस फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बनाया गया था।
इसी हत्याकांड के बाद पुलिस ने अतीक गैंग की कमर तोड़कर रख दी है। हम आपको एक एक करके उन किरदारों के बारे में भी बताते हैं किस तरीके से अतीक अहमद गैंग की कमर टूटी है। अरबाज जो कि अतीक का शूटर है, इसका एनकाउंटर कब होता है? 27 फरवरी को होता है। इसके बाद अगली तारीख का रुख हम करते हैं 6 मार्च, जिसमें उस्मान जो कि अतीक का शूटर था, इसका भी एनकाउंटर हो जाता है। तो अतीक गैंग का अंत किस तरीके से हुआ है ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। असद अहमद अतीक का बेटा, 13 अप्रैल को इसका झांसी में एनकाउंटर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें गुलाम की, ये भी अतीक का शूटर, 13 अप्रैल को ये भी असद के साथ मारा जाता है, इसका एनकाउंटर हो जाता है। इसके बाद अतीक अहमद जो कि 15 अप्रैल को उसकी हत्या हो जाती है। अतीक के साथ साथ उसके भाई अशरफ की भी हत्या 15 अप्रैल को होती है। तो कैसे अतीक गैंग का अंत हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। अशरफ अहमद और अतीक का भाई और किस तरीके से वो मीडिया से बात कर रहे थे, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है, ये हमने देखा। तो पहले ही अतीक गैंग का खात्मा हो चुका है, लेकिन अब जो बचे कुछ शूटर्स हैं उनकी भी तलाश जारी है। बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपए की